हेलो गाइस, मैं हूँ ओम। आप देख रहे हो ओम डी रन चैनल। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। तो भाई, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में। अंग्रेजों ने कर शुरू किया था, भारतीयों को बहुत सारी समस्या हुई उससे। तो 1913 और 1918 तक के बीच की कीमतें ना दुगनी हो गई और जबरन भर्ती हो गई। फसल भी बर्बाद हो गई, फ्लू की महामारी। तो 1915 सत्याग्रह, महात्मा गांधी ना भारत लौटे थे। इससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में थे। ये भी क्वेश्चन आता है, कहाँ से लौटे थे। एक नंबर का, वहाँ उन्होंने ना एक जन आंदोलन राष्ट्रीय दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी सरकार सफलतापूर्वक लोहा लिया था। दक्षिण अफ्रीका में ना लोग ना नस्ल भेदी का भेदभाव करते रहे। तो आपकी जानकारी के बारे में बताते हैं। सत्याग्रह 3 जगह चला था। पहला था चंपारण, जो है हमारा बिहार में 1917 में, और दूसरा है हमारा खेड़ा, गुजरात में, और तीसरा है अहमदाबाद। तो चंपारण किस वजह से हुआ था? तो वहाँ पे ना एक बागान था जिसके चारों तरफ ना एक दीवार थी। उसके अंदर कोई आ गया तो बाहर नहीं जाएगा। तो खेड़ा में क्यों हुआ था? खेड़ा में फसल बर्बाद होने पर हुआ था। फसल खराब हो जाने के बाद फ्लू की महामारी के कारण खेड़ा के ज़िले में ना किसान लोग ना लगान ना चुका नहीं पाते थे। तो वह चाहते थे लगान चुकाने में थोड़ी वसूली ढील हो। अहमदाबाद में ना सूती कपड़े के कारखानों के मजदूरों के बीच ना आंदोलन चलाया गया था। मुद्दा क्या था कि मजदूरों का ना वेतन बढ़ाया जाए। तो आ जाता है लॉकट एक्ट, 1919 में हुआ था। 1919 में ना अंग्रेजी सरकार ने ना एक कानून पास किया था जिसका नाम था लॉकट एक्ट। इस कानून के जरिए ना सरकार राजनीतिक गतिविधियों को ना कुचलने के लिए 2 साल कैदियों को ना बिना मुकदमे के लिए रखा जा सकता है। लॉकट एक्ट, इसे याद रख लेना, पेपर में आता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, काम आएगा। चलाए जेल में रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ने ऐसा अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसा ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। मतलब वो शांति से चाहते थे कि हमें ये नहीं करना। तो इसके लिए ना रॉक टैक्स सत्याग्रह प्रारंभ कर दिए 6 अप्रैल को। विरोध हिंदुस्तानी, दुकानें बंद हो गई, रैली जुलूस आयोजन किया गया, ये हड़ताल हो गई। अमृतसर में ना बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस को ना गोली मार दी। इसके बाद लोगों ने ना बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों हमले करने लग गए। इस पूरी स्थिति को काबू पाने के लिए अंग्रेज सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ में मिलिट्री के सबसे उच्च पद अफसर सरकार का मुखिया बना दिया। क्या नाम था? जनरल डायर। फिर आ जाता है जलियांवाला बाग। बहुत नाम सुना जलियांवाला बाग, आज हम बताते हैं। 13 अप्रैल 1919, ये डेट हमेशा याद रखना। को ना अमृतसर में ना जलियांवाला बाग था। एक बाग था, उस बैसाखी का मेला भी लगा ना, तो शहर के बाहर होने के कारण पता नहीं चला था कि लॉकट एक्ट लग गया मार्शल लॉ। तो ये मैदान के चारों तरफ बंद था। शहर के बाहर हो जाने के कारण वहाँ जुटे लोगों को ये पता नहीं था कि शहर इलाकों में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ अंधाधुंध गोली चला गई, जिसमें ना हजारों लोग मर गए थे। अंग्रेज के ऐसा करने का एक ही मकसद था कि उनका डर भारतीयों पर कायम रहे, ताकि वे भविष्य में कभी विरोध ना करें। परंतु भारतीय ने जितने भी सरकारी इमारतें थीं उन पर हमला करना शुरू कर दिया। जब महात्मा गांधी को पता चला कि सत्याग्रह को नकारा जा रहा है तो उन्होंने सत्याग्रह वापस ले लिया। फिर आया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन गांधी जी के अपने प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, ये हिंद स्वराज वाला चल रहा है। हिंद स्वराज आया था 1909 में। महात्मा गांधी ने एक किताब लिखी थी। उसमें क्या था? भारत में ब्रिटिश शासन ना भारतीयों से ही स्थापित हुआ है, और यह शासन इसी सहयोग के कारण ना चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। मुख्य गांधी
गांधी पूरे भारत को एक साथ लाना चाहते थे, तो हिंदू मुस्लिम का साथ चाहिए था, तो वो मिले मोहम्मद अली, शौकत अली से मिले। गांधी की बात से प्रेरित हो गए, उनको मुस्लिम का सहयोग मिल गया। असहयोग आंदोलन का सबसे ज़्यादा योगदान मुस्लिमों का था। जब हिंदू मुस्लिम साथ आए तो नाम बदल गया, तब आया असहयोग खिलाफत आंदोलन, क्योंकि उस समय खलीफा इस्लामिक विश्व का मुख्य था। जनवरी 1921 में महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली, शौकत अली ने मिलकर असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। उनके अनेक सामाजिक समूह ने भाग भी लिया, लेकिन सभी की एक ही मांग थी, स्वराज। परंतु अलग अलग क्षेत्रों के लोग ना इसके अर्थ अलग अलग समझ रहे थे। जैसे शहरों में कुछ हुआ था, शहर में आंदोलन चलाया, स्कूल को छोड़ दिया, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों ने स्कूल छोड़ दिया, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए, विदेशी सामानों को नकारा गया, विदेशी कपड़ा जला दिया। इस सब के कारण आंदोलन बहुत ही सफल आ रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ये वापस इस्तेमाल में आने लगा। इसके कई कारण थे। क्या क्या कारण था? विदेशी कपड़ा ना फिर से खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि ये महंगा आता था और इसकी ज़रूरत भी बहुत थी। स्कूलों में शिक्षकों छात्र फिर जाने लगे, क्योंकि उस टाइम हमारे भारतीयों के पास कोई स्कूल नहीं था, अंग्रेजी के पास ही था। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। भारत में ज़्यादातर लोग ना खेती करते हैं, काम करते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में किसानों और मजदूरों को बेगार नियम का पालन करना पड़ता है। बेगार क्या है? बेगार बिना जमींदार किसानों का और मजदूर को बिना पैसे दिए काम करवाता है। पैसे नहीं देता, सीधा काम करवाने लग जाता है। अवध के बाबा रामचंद्र जवाहरलाल नेहरू जी ने किसानों का नेतृत्व किया। अवध के किसान सभा का गठन किया, जिसमें उन्होंने मांग किया बेगार की व्यवस्था को खत्म किया जाए, लगान कम किया जाए, दमनकारी जमींदारी, सामाजिक बहिष्कार किया जाए। जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई तो अनेक आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ अलग ही मतलब निकाल रहे थे। बहुत सारे स्थानीय नेता किसान समझ रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब वह कोई लगान नहीं लगेगा, ज़मीन गरीबों में बांटते दीजिए। पर गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। परंतु गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। गांधी जी के मुख्य बात किसान तक नहीं पहुंच पा रही थी, यानी ग्रामीण इलाकों का प्रभाव कुछ अलग ही था। बगानों में स्वराज। 1859 में इंग्लैंड के एमिग्रेशन एक्ट के तहत बगानों के बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। बगानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए इस कानून का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी था। यानी स्वराज का अर्थ अब हम समझ सकते हैं कि बगानों से बाहर जा रहे हैं और अब वे घर जाना प्रारंभ कर दिए। ये हम नहीं बोले, ये वो बोल रहे हैं। बगानों में वो काम करने वाले ऐसा इसलिए समझ रहे थे क्योंकि उनका लगा था कि अब गांधी राज स्थापित हो चुका है, परंतु वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचे पाए। रेलवे के स्टीमरों हड़तालों के कारण रास्ते में फंसे हो गए। मतलब वो वहाँ हड़ताल थी ना, वहाँ पे वो फंस गए थे। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और फिर उनकी मार भी लगाई। इन सभी कानूनों के तथा चोरा चोरी, हिंसक टकराव के विषय में सुनकर महात्मा गांधी ऐसे आंदोलन के से पहले लोगों को समझना, पढ़ाना, आंदोलन करवाएंगे। अब गांधी जी ने सोच लिया अब क्या जो आंदोलन लेंगे उनमें एक चीज़ लेंगे, समझाना है, पढ़ाना है और आंदोलन का लक्ष्य बताना है। अब क्या आ गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। जरा भी ध्यान से देख लेना। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, परंतु बहुत सारे भारतीय ने कहा कि अगर हमें ब्रिटिश का विरोध करना है तो प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना होना चाहिए। इसके लिए सियालदास मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1922 में ना एक पार्टी बनाई थी। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मना कर दी, भाई हमें पार्टी से बना के आज़ादी नहीं लेनी, हमें आंदोलन से आज़ादी लेनी है, क्योंकि वह आंदोलन के से मदद के स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, पार्टी बनाकर नहीं। पहली कारक था विश्व आर्थिक महामंदी। वरना एक महामंदी आ गई 1926 में ना। कृषि उत्पादन की कीमतें ना गिरने लगी। 1930 के बाद पूरी तरह धाराशाही हो गई।
कृषि उत्पादों की मांग न गिरने लगी, निर्यात कम होने लगा कि तो किसानों को ना अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी ना भारी पड़ने लगा। मतलब पहले थोड़ी थी, अब ज़्यादा हो गई। गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि सरकार ने कर में कोई कमी नहीं थी। फिर नमक यात्रा एंड सविनय आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन करने तथा सहयोग न करने का आग्रह किया जाने लगा। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से पहले लॉर्ड इरविन सरकार के वायसराय थे। इनके सामने 11 मांगे रखी। इरविन ना एक सरकार थी, उसके सामने ने 5 शर्तें रखी। उनमें से कुछ नमक की थी। पहली बात, हमारे यहाँ मतलब भारत में ना कोई प्राइवेट कंपनी नमक नहीं बना सकती, कुछ नहीं कर सकती थी। तो परंतु इरविन ने इनकार कर दिया कि भाई यहाँ पे नमक नहीं बनेगा, कुछ भी हो जाए। तो भैया फिर गांधी ने एक और पत्र लिखा और उन्होंने लिखा कि अगर 11 मार्च 1930 को हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा। इरविन झुकने को नहीं था। महात्मा गांधी ने पहले देश की एकता को बांधने का प्रारंभ किया। इसके लिए आंदोलन नमक चुना क्योंकि नमक सभी इस्तेमाल करते हैं ना, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो। सरकारी कानून के तहत कोई भी प्राइवेट कंपनी नमक नहीं बना सकती। महात्मा गांधी ने सबसे पहले इसी कानून को तोड़ने का फैसला लिया। उन्होंने दांडी यात्रा शुरू कर दी। महात्मा गांधी ने अपने 78 विशिष्ट वॉलंटियरों के साथ ना नमक यात्रा शुरू कर दी। यात्रा ना साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर, दांडी एक जगह है और साबरमती से दांडी गुजरात, ठीक है। नमक यात्रा गुजरात के कस्बे में जाकर ख़त्म होनी थी। रास्ते में उन्होंने अपने विचारों प्रचार किया क्योंकि इस बार वह चाहते थे कि यह आंदोलन कुछ ज़्यादा शक्तिशाली हो। यही हुआ, आंदोलन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने लगा। उस साल नमक को बहुत अधिक यात्रा में अवैध तरीके से बनाया गया। धीरे सभी लोग नमक पर कर देना बंद कर दिए। यह आंदोलन ना धीरे धीरे शक्तिशाली हो गया। अंग्रेजों ने इससे जुड़े सभी नेताओं को जेल में डालना प्रारंभ कर दिया। मतलब जो भी थे, जिनने नमक बनाया, कुछ भी किया, इससे आंदोलन की ओर से जेल में डाल दिया ताकि इस आंदोलन को रोका जा सके। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के सांप्रित साथी अब्दुल गफ्फार को खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ ने मतलब हम पता नहीं क्या क्या किया। पुलिस ने मतलब आंदोलन किया, वो किया, पता नहीं क्या क्या किया। पुलिस गोलियां का सामना करने लगे हुए सड़कों पर उतर आए। पुलिस वाले गोलियां मारने लग गए भाई, बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेज शासन का प्रतीक पुलिस चौकी और नगर पालिका भवन आंदोलन और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने चालू कर दिए। शांतिपूर्ण सत्याग्रह जुलूस पर हमले की गए, औरतों व बच्चों को मारा पीटा। पुलिस वालों ने लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन किया। गांधी जी नहीं रुके, गांधी जी चलते हुए। इसी बात पर सब्सक्राइब कर लो, चैनल में बहुत देर हो गई। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौता लिया जिसका नाम था दस्तखत कर लिया। इरविन और समझौता, इसे क्यों लिया गया वापस आंदोलन? महात्मा गांधी ने यह एक बार रोकना चाहते थे और जेल में बंद लोगों को रिहा करवा रहे चाहते थे। सही नेताओं को
रिया करवाना था, ना कि बेकार वाले को। गांधी यह भी चाहते थे कि एक सभा में अंग्रेज कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी के बीच हो, ताकि सभी मिलकर कुछ नए तरीके से बात कर सकें। इस समझौते के बाद लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन संगठित किया गया, जिसमें भारत में महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को लिया। परंतु भारत में ना पक्ष में कोई भी सफल निर्णय नहीं लिया गया। जो जो हमने दिए थे ना, बगान का, लगान का, ये सब कोई कुछ सफल नज़ारा नहीं आया। 1934 में धीमी पड़ चुकी थी, और इस बार लोगों ने उनका सहयोग भी नहीं किया गांधी जी का, क्योंकि पता है भाई 1 लाख लोग गिरफ्तार हो गए, मारने लग गए, मारपीट। भारत में ना राष्ट्रवाद के विकास के 2 कारण थे: संयुक्त संघर्ष, संस्कृति प्रक्रिया। संयुक्त संघर्ष के 19वीं 20वीं सदी के बीच कितने भी आंदोलन कर शुरुआत की गई, तो अब इसमें ना सभी समुदाय मिलकर भाग लिया गया। इसी एकता की वजह से संयुक्त संघर्ष की बात पूरे भारत में फैल गई। संस्कृति प्रक्रिया क्या है? जैसे 20वीं सदी में भारत में ना एक रूपक, गीत, प्रतीक चिन्ह आदि बहुत सारी ना चीज़ों का निर्माण किया गया। यह सभी संस्कृति से जुड़ी हुई थी। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने ना महात्मा जी की तस्वीर बनाई, जो दर्शाती है कि मातृभूमि है, भारत की मातृभूमि है। इस मातृभूमि को स्वतंत्रता और सुरक्षा हमारा धर्म है। उन्होंने मातृभूमि के रूप में वंदे मातरम लिखा, मतलब उन्होंने अपना एक गीत लिखा, बंकिम चटर्जी ने। इस गीत को विभिन्न तरह से आंदोलन में लाया गया। इस पर एक कविता भी लिखा गया, जिसके बाद यह एक गीत बदलकर राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया गया। भारतीय तिरंगा बंगाल में स्वदेशी आंदोलन दौरान तिरंगा झंडा हरा, पीला, लाल तैयार किया गया है, इससे ब्रिटिश भारत के प्रांतों प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदुओं व मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करता है। अंध्र चंद्र दर्शाया गया है। गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया। यह भी तिरंगा सफ़ेद, लाल, हरा था। इसके माध्यम में गांधीवादी प्रतीक चरखे की जगह भी दी गई। जुलूस में यह झंडा थामे शासन का प्रतीक, अवज्ञा संकेत था। तो भाई इंस्टा पे मेरे हुए 10,000, तो उसके लिए थैंक यू। और अब भी जो भी है, अब इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेना, लिखना हो तो देख ले, वैसे बंद कराऊँ, देख लेगा, स्क्रीनशॉट लेना। इंस्टाग्राम पर 10,000 हो गए हैं, तो उसके लिए थैंक यू, और फॉलो कर लेना, और सब्सक्राइब मत करना मत भूलना। तो प्लीज़ आपको थैंक यू है इंस्टाग्राम पर मेरे को इतने सपोर्ट करने के लिए। तो फिर भी बोल रहा हूँ, सब फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, 1 लाख और करवा दो। नहीं हो जाएंगे, देख लो एक बार कोशिश करके। तो थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।